समझाया कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन बीइंग के पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है माउथ से और इसका एंड होता है एनस पे जाकर। ठीक है, हमने पिछली क्लास में ये कवर किया कि ह्यूमन बीइंग्स का जो फूड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसमें मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें मौजूद होता है प्रोटीन और उसमें मौजूद होता है फैट। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स की हर सेल को फूड की आवश्यकता है। ईच एंड एवरी लिविंग सेल, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल हैं, हर लिविंग सेल को चाहिए फूड। तो सेल का फूड कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकता, सेल का फूड तो बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि सेल उसे इस्तेमाल कर सके, उसे यूज कर पाए। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज किया जाता है और जो प्रोसेस है वही हमारी डाइजेशन प्रोसेस है। तो जैसे ही फूड माउथ के अंदर जाता है हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमने देखा माउथ के अंदर सलाइवा होती है और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम जो मैंने आपको बताया सैलाइवरी एमाइलेज, ये काम करता है और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करता है। तो एक सवाल यहाँ पे भी आता है कई बार कि अगर आप चपाती या फिर आप राइस अगर बहुत देर तक माउथ में उसको चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे काफ़ी देर और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो वो जो फूड है वो थोड़ा मीठा लगने लगता है, थोड़ा सा मीठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट था सलाइवा ने उसको थोड़ा थोड़ा शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट से शुगर बन गई इसलिए वो मीठा हो गया। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था, आपको वहां समझ में आया होगा। दूसरा, जब फूड सलाइवा मिक्स होके यहाँ पे अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ जब छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है फिर ये आगे जाता है ईसोफेगस में। हमने ईसोफेगस का भी नाम पढ़ा था, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्या था? एक पाइप जैसा था जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं और फूड केवल और केवल स्टोमक की तरफ आगे फॉरवर्ड होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं हमारे फूड पाइप के अंदर। अब ये फूड जब पहुंचा उस ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में, ये आपका स्टोमक मैंने आपको जब बनाया था तो इस तरह से बनाया था। यहाँ पे जब फूड पहुंचा तो इसमें तीन चीज थी, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक था यहाँ पे म्यूकस और तीसरा था यहाँ पर पेप्सिन। एक्चुअली ये जो पेप्सिन है ये बहुत इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है स्टोमक की वॉल से, स्टोमक की वॉल से ही निकलते ये तीनों चीज। तो ये शुरुआत में कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके संपर्क में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन भी हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैंने फंक्शन बताए थे। ये अगर फूड के साथ कोई पैथोजन आ जाते हैं तो उनको किल करता है। अगर कोई हार्ड फूड आ गया तो उस हार्ड फूड को सॉफ्ट बना देगा। इस एंजाइम को जो इनएक्टिव है उसे एक्टिव कर देगा, और एसिड अगर ज़्यादा मात्रा में बना तो दीवारों को बर्न करना शुरू करता है जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं।
ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका था। पेप्सिन ने क्या किया, थोड़ा बहुत प्रोटीन को तोड़ना शुरू किया और प्रोटीन को स्मॉल स्मॉल खास तौर पे पेप्टॉन्स में तोड़ दिया। अमीनो एसिड अभी नहीं बने हैं। आप बोलिए कि प्रोटीन को डाइजेशन स्टार्ट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन स्टार्ट कर दिया पेप्सिन ने। म्यूकस ने क्या किया, म्यूकस ने एक तो जो फूड खाया उसमें वाटरी कंटेंट मिक्स हो गया, पानी पानी सा चिपचिपा सा हो गया फूड पूरा यहाँ पे, और एक स्टोमक की वॉल को उसने सुरक्षित कर दिया। म्यूकस इसके चारों तरफ इस तरह की लेयर बना लेता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में नहीं आती वो हमारी स्टोमक की वॉल। तो इस तरह से स्टोमक की वॉल की सुरक्षा भी करता है म्यूकस। ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं बहुत अच्छे ढंग से। अब आगे की कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होती है आगे की कहानी। मैंने आपको इतना भी समझा दिया था कि ये जो स्टोमक से जैसे ही फूड निकलता है एक यू शेप की पहले एक नली जैसे बनाता है, ये यू शेप की, और इस यू शेप में हमारे पास दो सीक्रेशन मिक्स होते हैं। एक ये हो गया आपका पैंक्रियाज, ये क्या हो गया पैंक्रियाज, और इधर हमारे पास होता है लीवर जिसका सीक्रेशन एक छोटे से बैग में इकट्ठा होता है, ये आपका लीवर, और इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसका सीक्रेशन इसी ट्यूब में आके खुलता है, और इस ये जो यहाँ इंस्फिंक्टर लगा है, एक बार फूड यहाँ से जब जाएगा तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। ठीक है, इंस्फिंक्टर की भी हम बात कर लिए थे। तो फूड अब यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ये फूड ये लूज हो जाएगा और फूड यहाँ मसल्स जो हैं वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करवाएंगे और फूड धीरे धीरे इस पाइप में आना शुरू हो जाएगा। अब जब फूड यहाँ पे आएगा, फूड कहाँ पे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या शुरू हो गई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये वो जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वो जगह है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, और डाइजेशन होने के बाद वो जो भी सिंपल फूड बना, कॉम्प्लेक्स से जो भी सिंपल बना, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से हम अब यहाँ पे बात करेंगे इस जगह पर जो फूड इधर से आया उसमें क्या क्या मिक्स हो रहा है। नंबर 1, लीवर का जो भी कुछ कंटेंट है वो यहाँ से आएगा। नंबर 2, पैंक्रियाज का जो भी कंटेंट है वो भी यहाँ से आएगा। ठीक है, तो पैंक्रियाज क्या बनाएगी, पैंक्रियाज जो रिलीज करती है उसे बोलते हैं पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, और लीवर जो केमिकल बनाता है, जो सीक्रेशन करता है, जो इस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, उस सीक्रेशन को बोलते हैं हम बाइल जूस। तो 2 जूस आकर इसमें मिक्स होंगे। एक बार फिर से समझिए, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैंक्रियाज का जूस भी आएगा, और इधर जो आपका लीवर था, ये लीवर है, यहाँ का जूस भी इसमें आएगा। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से आपको बना दिया ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कंसेप्ट क्या है। तो इधर से आ रहा है फूड, स्टोमक से आया फूड आया, अब इसमें इधर से आएगा पैंक्रिएटिक जूस और इधर से आएगा बाइल जूस। इधर क्या है, बाइल जूस, और इधर क्या है, पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो ये दोनों आकर इस फूड में मिक्स होंगे और इस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे।
तो देखते हैं कि पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या मौजूद है और इस बाइल जूस में क्या क्या मौजूद है, आखिर वो क्या करते हैं इस फूड के साथ, यही हमको समझना है। कहानी समझ में आ रही है ना? एकदम सिंपल। इधर स्टोमक है आपका, स्टोमक से फूड आ रहा है, ये आपका यू शेप है पाइप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये कहानी आपके बन रही है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाइल जूस क्या करता है। बाइल जूस क्या करता है, सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बाइल जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। कहां से सीक्रेट होता है? लीवर से होता है। स्टोरेज कहां होता है? स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। और रिलीज कहां होता है? रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिलीज होता है। क्या करेगा ये समझने की बात है, बाइल जूस क्या करता है फूड के साथ। तो बाइल जूस में एक चीज जरूर याद रखो, बाइल जूस जो लीवर से निकला उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। एंजाइम वो केमिकल हैं जो उस केमिकल प्रोसेस को आसानी से करवाते हैं। हमने देखा वो केमिकल ही कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ते हैं। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, मतलब फूड को इसके द्वारा नहीं तोड़ा जाएगा। फूड को नहीं तोड़ता, लेकिन फूड को तोड़ने में मदद करेगा। अगर ये बाइल जूस नहीं होता तो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता। ये बाइल जूस है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फूड में हमने फैट खाया है, फैट बोले तो ऑयल, जैसे आपने सब्जी में तेल डाला था, आपकी चपाती पे थोड़ा घी लगा हुआ है, आपने मूंगफली खाया, काजू बादाम या नमकीन आपने खाई, तो उन सब के अंदर वो ऑयल है और वो हमारे फूड में शामिल होता है। ये ऑयल हमारी बायोलॉजी की भाषा में क्या कहलाता है? इसी को तो हम फैट बोलते हैं। तो जो भी चिकनाई वाली चीज आपने खाने में खाई उसको तोड़ना जरूरी है। तो तोड़ने के लिए जो फैट अभी आया बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब उसको हम सिंपल में करेंगे तो वो आपका बनेगा फैटी एसिड, और क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। दो चीज में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। तो ये जो बाइल जूस है वो फैट को तोड़ता नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, बाइल जूस फैट को तोड़ता नहीं है, डाइजेशन नहीं करता। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। सर ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? देखिए, जैसे आपकी शर्ट गंदी हो गई, हाँ, उस पर डस्ट लगी है, तो आप क्या करते हैं? साबुन लेके यहाँ पे झाग बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, तो वो बूंद बूंद सी बनती है ना, बुलबुले, बुलबुले बनते हैं। तो वो जो डस्ट है, जो गंदगी है, वो इन बुलबुलों के ऊपर चिपक जाती है। और जैसे ही आप पानी से इसको साफ करते हैं तो बुलबुलों के साथ वो गंदगी भी बाहर हो जाती है। ऐसे ही होता है ना? आपने मिसेल्स के बारे में पढ़ा होगा, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल इतना बोला हूं कि जैसे साबुन झाग बनाता है, ठीक ऐसे ये बाइल जूस जब फूड में मिक्स होता है तो उस फूड में बहुत सारे झाग बनाता है, फॉर्म बनाता है। और उन फॉर्म के ऊपर जैसे वो बुलबुले बुलबुले से बनेंगे, उसमें एयर टाइप का, उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और वो जो तेल आपने खाया, वो तेल की बूंद इन बुलबुलों के ऊपर कुछ इस तरह से चिपक जाएंगी। अब ये जो बहुत एकदम लेयर थी ऑयल की,
और वो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में चिपकी पाई जाएगी बाइल जूस के मिक्स होने के बाद। बाइल जूस ने एक्चुअली वो बूंदों को झाग के ऊपर लगा दिया, नहीं तो ये बूंद बहुत कॉम्प्लेक्स थी, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे। केवल क्या किया, झाग बना के उन बूंदों को झाग के ऊपर अरेंज कर दिया। अब कोई भी उनको तोड़ने वाला आसानी से तोड़ सकता है। अवेलेबल करा दिया कि ये चीज यहां है, अब इसको तोड़ लो। तो कोई भी जो तोड़ने वाले एंजाइम जो होंगे वो इसको आसानी से तोड़ देंगे, इसको आसानी से ब्रेक कर देंगे। बाइल जूस ने कुछ नहीं किया, डाइजेशन नहीं किया, क्योंकि उसके पास एंजाइम नहीं है। उसने केवल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया। ये शब्द याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो दो काम तो अभी एक ही बताया। ये तो मैंने क्वालिटी बताई कि इसमें एंजाइम नहीं है। अभी तो एक ही काम हुआ है कि इसने फैट को क्या किया, एमल्सिफाइड किया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो बाइल जूस कर रहा है वो क्या है। आपने गौर किया होगा कि अभी स्टोमक से फूड आया और इधर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाँ? और यहां जो फूड यहां से जब आएगा तो उसमें क्या मौजूद है, उसमें एसिड मौजूद है। और वो एसिड यहां की दीवारों को डैमेज कर सकता है ना। और दूसरा, यहां पे अभी पेंक्रियाज के एंजाइम भी इसमें मिक्स होंगे। और वो जो एंजाइम हैं, वो जो पेंक्रियाज के एंजाइम जो अभी आएंगे वो एसिड में काम ही नहीं करते। अगर यहां एसिड रहेगा तो वो इनएक्टिव रहेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक अच्छा माहौल जिसको मिलेगा तभी वो काम करता है। यहां पर पेप्सिन के लिए अच्छा माहौल था, एसिड जब मिला तब उसने काम किया। पेप्सिन के लिए ये अच्छा था। अब यहां पेंक्रियाज के एंजाइम बोलेंगे, पेंक्रियाज एंजाइम निकालेगा। पेंक्रियाज के एंजाइम बोलेंगे हमारे लिए एसिड नहीं चाहिए, हमको तो बेस चाहिए। हमको क्या चाहिए, बेस। जब यहां बेस बन जाएगा तब हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका मतलब पेंक्रियाज के एंजाइम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये एसिडिक फूड एल्केलाइन फूड में चेंज ना हो जाए। एल्केलाइन मीडियम चाहिए यहां पे, तब ये पेंक्रियाज के एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बाइल जूस का ये काम है दूसरा। बाइल जूस क्या करता है, कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू एल्केलाइन फूड। जो एसिडिक फूड जो अभी स्टोमक से आया उसे एल्केलाइन में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाइल जूस होता है वो बेस नेचर का होता है। बेस, एसिड एंड बेस आपने पढ़ा। तो एसिड में जब बेस मिलेगा तो ये फूड लगभग पहले न्यूट्रल हो जाएगा और बहुत हल्का सा स्लाइटली वो बेस नेचर ले लेगा और उसे ही हम बोलते हैं एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब स्लाइटली बेस, हल्का सा बेस नेचर जिस जगह का होता है उसको हम एल्केलाइन बोलते हैं। तो बाइल जूस अगर ऐसा नहीं करता, अगर एसिडिक फूड को एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट नहीं करता, तो नंबर 1 आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को नुकसान होता, क्योंकि वो एसिड उन दीवारों को जलाता। हालांकि म्यूकस तो यहां पे भी है, म्यूकस तो यहां पे भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि स्टोमक में था, थोड़ा कम है। तो डैमेज हो सकता था ना। तो ये ज्यादा आया, उससे पहले ही उसमें बाइल जूस मिलाना शुरू कर दिया तो वो न्यूट्रल होता गया फूड। ये बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और जब यहां ये बेस नेचर बन गया फूड का, जब स्लाइटली एल्केलाइन हो गया,
तब पेंक्रियाज के एंजाइम यहां काम करना शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम ये बाइल जूस के फंक्शन में लिख सकते हैं। नंबर 1 बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो मैं आपको अभी बता दिया क्या होता है इमल्सिफिकेशन। झाग बना देगा ताकि वो तेल की बूंद 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 अलग अलग हो जाएं और एंजाइम उनको आसानी से फिर तोड़ पाए। एक तो ये इंपॉर्टेंट काम था। और दूसरा, अगर ये बाइल जूस नहीं आता तो एसिडिक फूड एल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और अगर एल्कलाइन नहीं बन पाता तो पेंक्रियाज के एंजाइम यहां डाइजेशन नहीं कर पाते। तीसरा फंक्शन मैं बोल सकता हूं प्रोवाइड मीडियम फॉर पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस के लिए एक मीडियम देता है कि भैया अब तुम काम कर लो, मैंने एल्केलाइन बना दिया है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लीवर में चाहे कोई भी एंजाइम नहीं है, मैंने बोला लीवर में कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन लीवर का लगातार काम करते रहना जरूरी है, तभी डाइजेशन होता है। लीवर आपका मजबूत होना चाहिए, और फैट को अगर पचाना है तो लीवर के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जिसका लीवर कमजोर होता है, जिसको जॉइंडिस हो जाता है, जॉइंडिस पीलिया, तो उसका लीवर कमजोर हो जाता है, तब उस वक्त उसको तेल या तेल से बनी हुई चीज खाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस तेल को पचा नहीं पाएगी। आप एक ट्राई करना कि आप जनरली जितना घी खाते हैं उससे 2-3 गुना ज्यादा अगर आप खा लेंगे तो आपका लीवर उसे पचा नहीं पाएगा और वो आपको लूज मोशन हो जाएगा। क्योंकि हमारा एक बॉडी का लिमिट है, जितना लीवर स्ट्रांग होगा उतना ही हम तेल घी खा सकते हैं। अगर हमारा लीवर कमजोर है तो हम तेल घी नहीं खा सकते। ठीक है, क्योंकि वो फैट का इमल्सिफिकेशन पहले करेगा, तभी तो फैट डाइजेस्ट होगा, और लीवर ही कमजोर है तो कैसे होगा। तो ये कहानी हुई हमारी लीवर की। मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 फंक्शन अगर आप लीवर में लिखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। नंबर 1 एसिडिक फूड को एल्केलाइन में चेंज कर रहा है, नंबर 2 फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है। 2 फंक्शन तो रट लो लीवर के लिए। क्लियर? अब देखते हैं वो पेंक्रियाज ने क्या मिलाया। जो पेंक्रियाज का जूस आया, ये जो फूड है, अब हम बात करेंगे इधर से जो आ रहा है, इसमें से जो आ रहा है पेंक्रिएटिक जूस, उसमें क्या क्या है। तो भैया उसमें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले भी एंजाइम हैं, उसमें प्रोटीन को तोड़ने वाले भी एंजाइम हैं, और उसमें फैट को तोड़ने वाले भी एंजाइम हैं। मतलब एक ऐसा मिक्सचर निकालता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर द केमिकल विच कैन ब्रेक डाउन ए कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। तो कई अलग अलग तरह के एंजाइम यहां से निकलेंगे, क्योंकि अब ये फाइनल डाइजेशन करने वाला है इस जगह पर। जब ये जूस आएगा तभी तो ये टूटेगा फूड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम कौन सा है, आपको याद हो गया होगा, इसको बोलेंगे केवल एमाइलेज। जब सलाइवा ने निकाला था माउथ में, तब हमने नाम दिया था सलाइवरी एमाइलेज, और अब हम केवल बोल रहे हैं एमाइलेज। इसका मतलब एमाइलेज कहां से निकलता है, पेंक्रियाज से। ठीक है, प्रोटीन के लिए क्या निकालेगा, प्रोटीन के लिए निकालेगा ट्रिप्सिन। पेप्सिन कहां निकला था, वो तो स्टोमक में निकला था। स्टोमक में कौन निकला था, पेप्सिन। वो किस मीडियम में काम कर रहा था, एसिड मीडियम में काम कर रहा था। ये है ट्रिप्सिन, ये अलग है, ये पेंक्रियाज से आ रहा है, और ये बेस नेचर में या एल्केलाइन मीडियम में काम करता है। ये अंतर है दोनों में।
भाई जगह अलग अलग है। जो स्टोमक में काम कर रहा था प्रोटीन को तोड़ने का वो पेप्सिन था। पेप्सिन मतलब वो पहले आ गया, पहले मतलब स्टोमक में ही आ गया, पहले आ गया वो पेप्सिन। जो लेट आया, लेट आया वो ट्रिप्सिन। ये थोड़ा ध्यान रखिए, पहले कहां आया, स्टोमक में आ गया, लेट कहां आया, ये पेंक्रियाज से आएगा। भाई दो ही तो जगह बताई मैंने आपको। पहले जो था वहां एसिड मीडियम था, बाद में जो है वहां एल्कलाइन मीडियम है। तो दो एंजाइम आपके हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ये प्रोटीन को तोड़ेगा, और तीसरा फैट को कौन तोड़ेगा, लाइपेज। लाइपेज काम कब करेगा, जब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो चुका होगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जब हो चुका होगा उसके बाद ही लाइपेज फैट को तोड़ पाएगा। भाई कौन करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सर लीवर का बाइल जूस करता है। बात समझ में आई, एकदम याद होना चाहिए ये सब बातें। चलिए अब जैसे ही पेंक्रियाज के पेंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू हुआ तो एल्केलाइन मीडियम में फूड का जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटना शुरू हो जाता है और एंजाइम का नाम होगा एमाइलेज। जो प्रोटीन है वो प्रोटीन भी अमीनो एसिड में टूटना शुरू हो जाएगी और अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करेगा आपका यहां पर ट्रिप्सिन। ध्यान देना, इधर अब पेप्सिन मत बोलना, क्योंकि हम कहां बात कर रहे हैं, हम पेंक्रियाज की बात कर रहे हैं, पेंक्रिएटिक जूस की बात कर रहे हैं। और फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। कौन तोड़ेगा, लाइपेज। आपको ये मैंने पहले ही याद करवा दिए थे, इसलिए अब कोई डाउट नहीं हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है। एंजाइम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ रहे हैं, फिक्स है। जो एंजाइम जो काम करता है बस वही करेगा। आप बोलोगे एमाइलेज को कि भैया तुम फैट को तोड़ दो, वो बोलेगा मेरे को थोड़ी आता है, मैं नहीं तोड़ूंगा, वो नहीं करेगा, वो फिक्स है, स्पेसिफिक है। एमाइलेज केवल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ट्रिप्सिन केवल प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज केवल फैट को तोड़ेगा। उल्टा पुल्टा नहीं होता, याद रखना पड़ेगा। कहीं आप इनको याद करके इधर उधर डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अब फाइनल डाइजेशन हो चुका है और फूड धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे यू शेप मैंने बनाया, अब ये इस तरह से होता जा रहा है। हाँ, ये आपके क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फूड इसमें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टूटता भी जा रहा है। और इसकी दीवार क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार उस सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। मतलब डाइजेशन भी यही हुआ और फूड का एब्जॉर्प्शन भी यही हो गया, क्योंकि जो सिंपल फूड बना वो चाहिए किसको, वो तो बॉडी की सेल को चाहिए, तो यहां से उनको भेजना पड़ेगा ना, बॉडी की सेल को भेजेगा, ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, ब्लड। अब देखो मैं इस पाइप की दीवारों को यहां से ऐसे काट के अगर एक फोटो बनाऊं तो कैसा बनेगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनाया, ये हो गई बाहर की दीवार उस पाइप की, और अंदर की जो दीवार होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये इस तरह की, ये देखिए इस तरह की दीवार। आपको समझ में नहीं आया सर आप क्या बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा तो कुछ नहीं बना रहे, नहीं भैया, ये मैंने क्या बनाया, पाइप बनाया।
और पाइप में ये हो गई बाहर की दीवार और अंदर से ये इस तरह का आपको दिख रहा है और ये दीवार इस तरह से आपके जा रही है। ये कहानी है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। फूड कहाँ से जाएगा? फूड जाएगा इस जगह से होके, फूड इस जगह से जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फूड है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो चुका है। फूड जो है वो डाइजेशन होता जा रहा है और सिंपल में कन्वर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे ये फूड आपका पास हो रहा है इस पाइप में। ठीक है, ये पाइप में होके जा रहा है। चीज समझ में आ रही है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब इसमें फूड जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, मसल्स उसको आगे बढ़ा रही हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें हो रहे हैं। अब इस दीवारों में देखें तो यहां ब्लड आ रहा है और ब्लड यहां से जा भी रहा है। भाई ब्लड के पाइप तो इसमें भी आ रहे हैं और यहां से जा भी रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए इन पाइप को मैंने यहां पे दिखाया, ये वो ब्लड के पाइप हैं जो इनके अंदर आ रहे और जा रहे। ठीक है, इनके अंदर क्या है? ब्लड है। इन पाइप के अंदर ब्लड भरा पड़ा है। हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो देखिए यहां पे अगर सिंपल फूड ज्यादा है, मतलब मैं बोलूं यहां अगर ग्लूकोज है और जो ये ब्लड आया इसके पास ग्लूकोज की कमी है, क्यों? तभी तो आया, कमी थी इस ब्लड के पास। तो ये ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो जाएगा और ग्लूकोज को लेकर ये ब्लड चला जाएगा। बात समझ में आई? क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये डिफ्यूज हो रहा है। यहां पर अमीनो एसिड ज्यादा थी तो ये भी ब्लड में चली गई। यहां पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी ज्यादा थे, वो भी ब्लड में चले गए। तो यहां से लगातार सिंपल चीज वो ब्लड में जाती जा रही है, एब्जॉर्ब होती हुई चली जा रही। जितने भी पाइप आ रहे हैं सबके अंदर वो फूड डिफ्यूज होके जा रहा है। और ये ब्लड कहां जाएगा? ये आपकी बॉडी की सेल को जाएगा और बॉडी की सेल के पास में होके जब ब्लड निकलेगा तो ये सेल बोलेगी अरे मुझे ग्लूकोज चाहिए, मेरे पास खत्म हो गया। ब्लड बोलेगा मेरे पास तो बहुत ग्लूकोज है। इधर हाई कंसंट्रेशन, इधर लो कंसंट्रेशन, क्या होगा? ग्लूकोज अंदर आ जाएगा। तो ब्लड लेके गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाया और बॉडी की सेल को जाके दे दिया। ये है ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। मैं केवल इतना यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो अंदर की दीवार के ये जो इस तरह से उंगली जैसे निकल रही हैं, एक ये निकली, फिर इसके बाद एक यहां से निकली, ये इसलिए निकली है कि अगर मान लीजिए ये पाइप आपका एकदम राउंड होता, अगर ये एकदम राउंड होता इस तरह से और ब्लड की जो पाइप है वो इसमें से जाते, देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर ऐसा होता तो देखिए एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्ब कहाँ होता? यहाँ होता। एब्जॉर्प्शन यहाँ होता, एब्जॉर्प्शन यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता। जितने भी पाइप हैं इसके अंदर पाइप हैं, तो यहाँ से लेकर ये जो सरफेस है ये आपके क्या करती? एब्जॉर्प्शन में मदद करती। सपोज यहां से मैं शुरू कर रहा हूं और ये हमने इस एरिया को मेजर किया, एरिया को मेजर किया तो ये यहां तक पहुंचा। सपोज इसकी लंबाई कितनी आई? मान लीजिए 50 सेंटीमीटर। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, देखो ये सरफेस जो है ये एब्जॉर्प्शन कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है, फिर बढ़ गई, फिर ये एब्जॉर्प्शन कर रही है, फिर एब्जॉर्प्शन कर रही है। लगातार एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए ये सरफेस जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ही आसानी से एब्जॉर्प्शन होगा। अब आप मुझे बताओ क्या ये 50 सेंटीमीटर से कम हो गई या ज्यादा हो गई?
ये रास्ता कितना लंबा हो गया, ये रास्ता बहुत लंबा हो गया। अब ये कम से कम 150 सेंटीमीटर की हो गई, और जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ही आसानी से ब्लड जो है फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो सरफेस इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बनाती है ताकि फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई। विल्ली नहीं है, विल्ली नहीं बोलते, इनको बोलते हैं विलाई। विलाई कहाँ होती हैं? विलाई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई का फंक्शन क्या है? विलाई का फंक्शन है फूड को एब्जॉर्ब करना। विलाई किस तरह मदद करती हैं? विलाई बनने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फूड आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा विलाई का फंक्शन। विलाई कहाँ है? ये जो उंगली सी निकल रही है ये विलाई है, इसको विलाई बोलेंगे, ये विलाई। और विलाई कहाँ है? ये विलाई, ये आपकी विलाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा करने से देखो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट मिल गया, ये एक एक्स्ट्रा सरफेस मिल गया। अगर ये नहीं होता तो सीधा बस ये केवल इतना सा होता, तो ये एडिशनल एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं विलाई, बाकी और जगह तो सिंपल पाइप होता है। ठीक है, काम खत्म हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ डाइजेशन भी हो गया और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो गया। ये जो आपके इस तरह के पाइप आ रहे थे, फाइनली एक बड़े से पाइप में जाकर ये खुलती हैं इस तरह से। ये मैं आपको इस तरह से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, हाँ, और ये यू शेप बन गया, तो यहाँ मैंने ये स्टोमक लगा दिया। अब तो कहानी समझ में आ रही है। अब ये बड़ा पाइप आ गया, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। थ्रो द एनस, ये बॉडी से बाहर वेस्टेज को, फिकल मटेरियल को बाहर करेगा। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए ये जो फूड आ रहा है ना, ये बहुत लिक्विड है, क्योंकि उसमें एसिड भी मिला, म्यूकस भी मिले, एंजाइम भी मिले, बाइल जूस भी मिले, और भी एंजाइम मिले, पानी भी आपने पी लिया, तो एकदम लिक्विड फॉर्म में है। ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आसानी से एब्जॉर्ब हो रहा था, डाइजेस्ट हो रहा था। अब ये पहुंच गया पतला पतला इस पाइप में। अब इसकी दीवार क्या करेंगी? इसमें से वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी इसकी दीवारें। और जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा, वो जो अब जो बचा कुचा फूड है वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और जो हमारी बॉडी से बाहर सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज होगा, तब हम मानेंगे कि डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई है, उसको लूज मोशन हो गया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का केवल एक ही काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना रहे। आपके बॉडी को लगातार पानी की जरूरत होती है। हम पानी बाहर से पीते भी हैं, लेकिन अगर वो लगातार निकलता जाएगा तो कम पड़ जाएगा ना। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन का केवल एक काम है कि वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करे, तभी वो फूड जो अब बचा कुचा फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए और वो बॉडी से बाहर हो जाए। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।
इसका फूड क्या था? वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल था, ऑर्गेनिक मटेरियल था जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड था, और फाइनली डाइजेस्ट कर दिया तो सिंपल बन गया। सिंपल को बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया और बचा कुचा बॉडी के बाहर कर दिया। ये कहानी हुई हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, एक अगली लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 2 रेस्पिरेशन, वो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे।